नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हम लोग आज देखेंगे प्रखर एमसीक्यू बैच का जो 50 डेज का प्लान चला है एडिटोरियल की तरफ से, उसका आज हम लोग डे 10 देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से। दोस्तों एक्चुअली इसका जो पीडीएफ दिया गया है, मतलब प्रिंट A4 शीट में, जिसको मैंने डे 9 तक करवाया है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इस डे 10 का जो पीडीएफ है उसमें इसके क्वेश्चन टैली नहीं है। मतलब इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनली में नहीं है, कुछ और गलत से वहाँ एडिटोरियल की तरफ से दे दिया गया है। इसलिए मैं उनके ही पीपीटी को मैं ये डे 10 के बारे में डे 10 में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डे 11 से हम लोग उसी फॉर्मेट में चले आएंगे। देखिए, पहला इसमें टॉपिक आज संवैधानिक विकास से पढ़ेंगे और संविधान के निर्माण एवं विशेषता से, प्रस्तावना से, संघ एवं उसके क्षेत्र से और नागरिकता से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग चलिए, और इस तरीके से इसमें देखिए सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो आप लोग बस पढ़ते चलिए, हम बस फटाफट इसमें आंसर करवा देते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों ये राज्य सूची में सम्मिलित है। किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो मतलब कि 5 प्रतिष्ठी है। क्या है? 5 प्रतिष्ठी शामिल है इसमें। कितने हैं? तो 5, याद रखिएगा। ये राज्य सूची का विषय है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें वही कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रतिष्ठ 5 के तहत स्थानीय शासन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं एवं सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये किस अनुसूची में उल्लेखित है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं 7वीं अनुसूची में। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें सब टिक मारा हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग फटाफट पढ़ते चलिए, खाली आपको क्वेश्चन से ही मतलब है ना, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो वो रखा गया है 10वीं अनुसूची में। और ये बात कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है? तो 32वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ है, उसके तहत हुआ है। और 1/3 इसमें क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। ठीक है, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हो गया है? तो 15% मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो वो है 5वीं। 6ठी में कहाँ कहाँ किया गया है? तो असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम से संबंधित है। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देख लीजिए, यही 5वीं अनुसूची में कह रहा है। तो अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो कनाडा से संबंधित है दोस्तों, और संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट ले लिए हैं, और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं। तो आप लोग ये सब याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो ये भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएसए के बीच में है, यूएस में, दोनों जगह है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो वो महात्मा गांधी कहे थे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो वो मौलाना आजाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो मौलाना आजाद ने किया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
इसमें क्यों हुआ था तो ये जान लीजिए। 1946 में हुए प्रारंभिक चुनाव में अम्बेडकर कहाँ से हुए थे, तो अविभाजित जो मैंने जब उस वक्त तो बंगाल मतलब भारत पाकिस्तान बटा नहीं था, तो उसको उस बंगाल को कहेंगे अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और फिर अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। और शुरू में पुणे सीट पर एम आर जयकर थे, तो उनको इस्तीफा के बाद ये सीट खाली हो गया। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। अब देखिए फ्रैंक एंथोनी के बारे में जान लीजिए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें तत्कालीन अस्थायी राष्ट्रपति सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत किया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रथम मतलब संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो देखिए कह रहा है पहला कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो ये बात सही है, तो हाँ सही है, 1937 में अलग किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 प्रेरित है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान है किया गया है, तो 1935 में नहीं किया गया है, किया गया था क्रिप्स मिशन में किया गया था। किस मिशन में, क्रिप्स मिशन में, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे। फिर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। प्रांतीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, तो बात सही था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो कह रहा है कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो बिल्कुल कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो ये पॉइंट सही है। इसके सदस्यों का चुनाव समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये भी बात सत्य है कि इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया था। नहीं, ये सार्वभौम मताधिकार पे नहीं किया गया था, बल्कि सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय था, तो बिल्कुल सही बात है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। हम लोग अगले प्रश्न पे देख लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें खाली याद रखिए कि इसमें इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए, तो ठीक है। और टोटल समितियां कितनी थी, 8 समिति थी, 8 समिति के माध्यम से कार्य किया था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अस्थाई के रूप में बोला जा रहा है, तो ये बने थे, लेकिन ये दूसरे थे। लेकिन प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू के द्वारा। एक बात ध्यान से देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर को फिर से बैठक होता है 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद जो बैठक हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 2 दिन के बाद बैठक हुआ 13 दिसंबर को, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव लेके आया, उद्देश्य प्रस्ताव। ये पॉइंट सही है। संविधान सभा ये प्रथम अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, ये पहले मैं बता दूं, ये प्रथम मतलब सीधा समझिए अस्थाई अध्यक्ष थे। समझिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी अभी मैंने बता दिया
सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो ये बात सही है कि संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके आप कूट के माध्यम से सही कीजिए। तो देखिए सही कूट करते हैं कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये पॉइंट तो सही है। फिर राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियां 24 है। तो ये भी बात सही है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियां कितनी है, तो 24 है। लेकिन ये कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। नहीं, यहाँ पे 3:2 है। 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर में से असत्य कथन बताइए। तो चलिए देखिए असत्य कथन कौन है। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ये पॉइंट सही है। संविधान बनने में कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। याद कर लीजिए, 2 11 18 याद रख लीजिए, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18 याद रख लीजिए। ठीक है, 21118 याद रख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठक आयोजित की गई। तो ये भी बात सही है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो टोटल 11 बैठक हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, न कि 26 जनवरी। 26 इसमें गलत दिया हुआ है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा हुआ था। तो ये बात भी सही है कि संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया था। देख लीजिए क्या क्या कथन है कि भारत का जो संविधान है बनने में लगा था 21118, मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन। और भारतीय संविधान के निर्माण होने में टोटल 11 बैठकें हुई थी। और संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में ही एम.एन. राव के द्वारा दिया गया था। और अगला पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देख लीजिए कौन कौन नहीं थे। तो जे.बी. कृपलानी नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। बाकी गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णामाचारी, ये तीनों ही थे। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो जे.बी. कृपलानी नहीं थे, पटेल नहीं थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और टी.टी. कृष्णाचारी थे। और भी देखिए कौन कौन थे, याद रखिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जे.बी. कृपलानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त सभी सदस्य थे। तो देख लीजिए इसमें संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 में किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित कौन कौन लोग थे, तो 7 लोग शामिल थे। कौन कौन थे, 7 लोग शामिल थे। ठीक है, तो कौन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे और टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे। ठीक है, और इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां था। ठीक है, संविधान सभा में एवं संविधान प्रारूप के संबंध में कुछ अन्य बातें। बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव को किस रूप में जाना जाता है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। और के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एक कांग्रेसी सदस्य एकमात्र के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। फिर कुल मिला के देखिए, मैं ये नाम याद करवा देता हूँ। भीमराव अंबेडकर के बारे में तो याद रखे हैं कि अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर एक थे, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। फिर से याद करिए, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष,
गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव बी एल मित्र के स्थान पे आए थे। एन माधवराव बी एल के मित्र के स्थान पे आए थे। टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए। ठीक है, अब एक तरफ से मिलान करने का रहा, तो देखिए मिलान करते हैं। संचालन समिति के कौन हो जाएंगे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। देखिए जहां प्रांत लग जाएगा ना वो हो जाएगा सरदार। सरदार मतलब जहां प्रांत लग जाए, जहां भी किसी दो मिल जाएगा आपको प्रांत से, तो क्योंकि प्रांत को इकट्ठा कौन किए थे, सरदार पटेल, जो कि आपको पता है ढेर सारा 500 से ऊपर भी देसी रियासत था, उसको एक साथ सरदार पटेल किए थे। और संचालन उस पूरे संविधान को संचालन किए थे, क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मतलब पूरे संविधान सभा को कौन चलाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जहां भी संघ वर्ड दिख जाए उनको सीधे आप जवाहरलाल नेहरू बनाइएगा। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार की बात जब भी किया जाएगा तो वो हमेशा जेबी कृपलानी ने किया था। मूल अधिकार उप समिति, ध्यान दीजिए यहाँ मूल अधिकार उप समिति कह रहा है तो जेबी कृपलानी। और ये मूल अधिकार अगर उप समिति नहीं बोलता तब भी सरदार पटेल ही होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि और इसमें कुछ और भी समितियां हैं जो आप पूरी तरीके से आप एक जगह इकट्ठा करके लर्न कर लीजिए। देखिए मैंने बोला था संघ जहां भी रहे तो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति दोस्तों, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने बोला था ना संघ जहां भी दिख जाए, एक संघ शक्ति समिति है, एक संघीय संविधान समिति है, दोनों कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। मैंने बोला था कि जहां जहां संघ मिल जाए जवाहरलाल नेहरू, और जहां प्रांत दिख जाए सरदार पटेल, और जहां संचालन दिख जाए अभी अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद कर किए थे। और देखिए ये प्रक्रिया नियम भी वही ना है कि किस प्रक्रिया से क्या काम होगा, ये दोनों ही एक जैसा फील्ड दे रहा है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देसी रियासतों से वार्ता के लिए कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासतों से वार्ता करने के लिए कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी अभी मैंने बताया कि मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। अल्पसंख्यक का उप समिति कौन बने, का अध्यक्ष कौन थे, तो एच सी मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। सलाहकार, देखिए सलाहकार हमेशा सरदार पटेल देते रहते थे जवाहरलाल नेहरू को। सलाह कौन देते थे, तो सरदार पटेल। अब नोट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियां थी। अब प्रारूप समिति जानते हैं अम्बेडकर। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज भी कौन आए, किसके अंदर में आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए देसी रियासत से अगर वार्ता कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद। और अगर राज्य से बात कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र ध्वज राजेंद्र प्रसाद। तो इतनी बात याद रखेंगे। भारत और अमेरिका, भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है, तो वो कौन सा एक समान है, तो यही है कि संविधान के निर्वचन यानी संविधान के व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है, तो संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से जो कथन सत्य है वो है कि दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। तो ठीक है, तो भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। यहाँ कह रहा है कि दोनों देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, नहीं। भारत और ब्रिटिश के संविधान में दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। दोनों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, ये भी गलत है। संघात्मक व्यवस्था नहीं अपनाया गया दोनों देश को संविधान नम लचीला है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर बात किया जाए तो नम्य भी है और कठोर भी है, दोनों ही है। ठीक है, और ब्रिटेन में लचीला है, ठीक है, और अमेरिका में कठोर है। यहाँ पे देख लीजिए कि अमेरिका में अध्यात्मक प्रणाली है। कोई पूछे कि अमेरिका में कैसा प्रणाली है, तो अध्यात्मक प्रणाली है। और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। 67 का मेंस में यही सवाल पूछा गया था कि भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में तुलना करना है। भारतीय संविधान के लक्षण, एक तरफ देश है, समवर्ती सूची दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, दो चीज ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, एक समवर्ती सूची, स से समवर्ती सूची, और स से ये हो गया समवर्ती सूची, और एक स से ही याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन, स से संयुक्त अधिवेशन, दोनों स वाला संयुक्त अधिवेशन, ये वही संयुक्त अधिवेशन है जो आर्टिकल 108 कहता है लोकसभा और राज्यसभा को एक जगह बैठाता है, राष्ट्रपति आह्वान करते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो अगर समवर्ती सूची पूछे ऑस्ट्रेलिया, संघात्मक व्यवस्था पूछे तो कनाडा, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिए हैं, और आपात यानी इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिए हैं। देखिए, जर्मनी में कौन रहते थे? हिटलर, और हमेशा समझिए वो इमरजेंसी लगा के रखते थे, तो आपात उपबंध कहाँ से लेंगे? जर्मनी से। और मूल कर्तव्य रूस से, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, वहां से हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटी लिए थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो वो कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 भारत परिषद अधिनियम का अंतर्गत ही बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बजट पर मिला तो, लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो मार्ले मिंटो 1909 के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसी के द्वारा संघीय न्यायालय की अवस्था इसमें जो दिया गया ऑप्शन नहीं की गई, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में किया गया। ठीक है, देख लीजिए, कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। और ये कब किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गवेयर थे। कौन थे? मॉरिस गवेयर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो वो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके तहत दो चीजों में बांटा गया है, मतलब इसके तहत द्वैध शासन के तहत एक आरक्षित में, एक हस्तांतरित में। हस्तांतरित के अंदर शिक्षा रखा गया, पुस्तकालय रखा गया, स्वास्थ्य रखा गया, और आरक्षित के अंदर रक्षा, पुलिस और विदेश विभाग। आरक्षित के अंदर रखा गया रक्षा, पुलिस और विदेश सेवा, और शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य हस्तांतरित के अंदर रखा गया। ठीक है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो वो करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है, मैंने ये तो हस्तांतरित वाला बता ही दिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और ये अध्यादेश राष्ट्रपति किस आर्टिकल से देते हैं? तो 123 आर्टिकल से। और 1861 में जिस तरीके से मिला था गवर्नर को अध्यादेश करने की शक्ति, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, और इतना ही नहीं, 1861 से ही नहीं, बल्कि ये तो था ही कि गवर्नर जनरल को 1861 में ही मिला था अध्यादेश जारी करने का शक्ति, लेकिन भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम और 1935 की धारा 42 और 43 भी प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा संख्या 42 और 43 भी प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तब वो किया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच
किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। भारत को संविधान देने की संकल्पना संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तो 12 जनवरी 1947 को। और ये संकल्प आया कब था? तो 13 दिसंबर 1946 को आया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को आप लोग को पता होगा कि प्रस्तावना का प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावना, और जिसको उद्देशिका के नाम से जाना गया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसको उस प्रस्ताव को लाया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, 1942 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से संबंध में संविधान अनुच्छेद माने संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में बताइए। तो 3 के बारे में कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत होगा, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 के तहत, और राज्यों के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत दो चीजें आएगा कि नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तब, नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तब आर्टिकल 3 में, और राज्यों का नामों में परिवर्तन करना, अगर राज्यों का नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं या सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी आर्टिकल 3 आएगा। लेकिन नए राज्यों का अगर प्रवेश कराना चाहते हैं इंडिया में तब आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग 32 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 1 में भी देख लीजिए, कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, अगला 32 नंबर का देख लीजिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, नहीं गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। गोवा नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ये दोनों उल्टा कर दिया था। भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना? 90%। तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया, नहीं, ये अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें, 33 नंबर। इसमें सही उत्तर के बारे में जानने का रहा है। इसमें से दोनों ही उत्तर गलत, माने क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है कि संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती है। बिल्कुल गलत। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है, विशेष विधायी नहीं। मतलब साधारण विधायी प्रक्रिया, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संसद राज्यों का की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकती है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा कि संविधान के अनुच्छेद 4 में, कहा अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान करता है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन अथवा नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र के नाम परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकता है। मैंने राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है और अनुच्छेद 4 का प्रयोग कर देगा। और जैसे अनुच्छेद 4 का प्रयोग करेगा तो उसमें क्या क्या किया कर सकता है संसद? तो नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है, या नए राज्यों का गठन कर सकता है, या नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, या किसी राज्य की सीमा या राज्य की क्षेत्र या नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए उसको उसके उस संबंधित राज्य की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संसद यह परिवर्तन जो करेगा वो साधारण विधायी प्रक्रिया यानी साधारण बहुमत द्वारा करती है। केवल संसद ही इस संबंध में विधेयक बना सकती है। ठीक है, संसद ही इसके संदर्भ में विधेयक बना सकती है। कहता है उपयुक्त में से कौन से क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं? भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र कौन है? तो ये पांचों को पांचों भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। गोवा को कब भारत लिया था? 1961 में। गोवा को भारत कब लिया? 1961 में। पुडुचेरी को फ्रांस से कब लिया? 1954 में। पुडुचेरी को फ्रांस से कब लिया भारत? तो 1954 में। दमन द्वीप और सिक्किम, दादर नगर हवेली 1961 में भारत को प्राप्त हुआ हुआ। ठीक है,
और यहाँ पे शुरू में सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन चला था, जिसको 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को मिला लिया गया। ठीक है, और 1975 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सवाल 69 में पूछा गया था कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1975 में, और 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिक्किम को शामिल किया गया था। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 1947 तक इसे चोग्याल का शासन था, सिक्किम के बारे में बता रहा हूँ, और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त एवं 36वें संविधान द्वारा पूर्ण राज्य बना लिया गया। मैंने 35वें से क्या कर लिया कि भारत में शामिल किया गया, मैंने संयुक्त किया गया, और 36वें से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो बेरी बारी जो कि 1960 में मामला आया था, उसमें ये बात कहा गया था। ये जब बेरू बारी 1960 में केस आया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती आया 1973 में, केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो इसमें प्रस्तावना को मौलिक ढांचा बताया गया। 1973 में जब केशवानंद भारती आया तो प्रस्तावना को क्या बताया गया, मौलिक ढांचा। अब 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। नहीं, भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ संसद बना सकता है, राज्य थोड़ी ना बना सकता है नागरिकता संबंधी विधि, इसलिए गलत है। भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। नहीं, भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत और ब्रिटेन एवं अमेरिका में संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। तो ये भी पॉइंट गलत ही है, क्योंकि ऊपर में से कोई सही नहीं है। तो आइए इसमें से देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के जब भाग 2 देखिएगा, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में जाइएगा, तो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, और इसमें जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है केवल संसद को दी गई है, राज्य को नहीं। तो पहला समझ में आ गया कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और उसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने योग्य रखता है। भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत और ब्रिटेन में कितना नागरिकता है, कौन सा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो अखंडता को नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो अखंडता को नहीं किया गया था, और ये बंधुत्व, संप्रभुत्व, समानता को भी नहीं किया गया था। एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो अखंडता को, लेकिन बंधुत्व, संप्रभुता, समानता को किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में शामिल किया गया था। जब 42वां संशोधन हुआ तो इसमें से कौन सा शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसीलिए बंधुत्व, संप्रभुता, समानता शब्द बाद में नहीं जोड़े गए, ये शुरू से ही उपलब्ध है। मूल संविधान में ही, मूल प्रस्तावना में ही बंधुत्व और संप्रभुत्व, समानता शब्द उपलब्ध थे। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण के आधार पर ये देशीकरण नहीं होगा, ये राष्ट्रीयकरण के आधार पर नहीं बल्कि देशीयकरण के आधार पर होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ये सब नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो वो है 1813 के चार्टर एक्ट। लेकिन सिर्फ चाय और चीनी से व्यापार करने के लिए एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो आंसर बताना है आपको 1813 के चार्टर एक्ट। और 1833 के जो चार्टर अधिनियम आया उसने कंपनी के समस्त व्यापार कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? तो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से पहला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 72 को कहा है। सॉरी 32 को सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा है, बल्कि संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 32 आर्टिकल है। और टी डी भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो टी डी भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और एस आर बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। प्रस्तावना को अभिन्न अंग कब माना? तो एस आर बोम्मई मामला में, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा था। यहाँ पर कुछ देखिए केस से भी कुछ क्वेश्चन आता है कि एस आर बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। कब कब के केस हुआ था? 1994 में। एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। प्रस्तावना को क्या मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये मौलिक संरचना का भाग है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कथन कौन सत्य है ये बताइए। तो देखिए कह रहा है कि 4 प्रकार के न्याय की बात चर्चा की गई है। नहीं, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कह रहा है कि 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की है। नहीं, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की है। कह रहा 3 प्रकार के समानता की बात की है। नहीं, 2 प्रकार के समानता की बात की है। तो देख लीजिए, एक न्याय आ गया, एक स्वतंत्रता आ गया और एक समानता आ गया। क्या आ गया? समानता आ गया। तो 3 गो न्याय की बात किया गया है, 5 गो स्वतंत्रता की बात किया गया है और समानता 2 तरीके का। संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसात करने की तारीख 26 नवंबर 1949 था। तो 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा 43 कि भारतीय प्रजातंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसमें सही कथन जानने का रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय प्रजातंत्र होता है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाए तो ये मिलेगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ मिलता है? स्विट्जरलैंड में। और भारतीय प्रजातंत्र कैसा है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनमत संग्रह करवा लीजिए यानी रेफरेंडम करवा लीजिए और इनिशिएटिव लीजिए और रिकॉल करवाइए यानी प्रत्यावर्तन करवाइए और प्लेबेसाइट करवाइए यानी जनमत निर्णय लगवाइए। ये एक्चुअली ये सब पॉसिबल है भी नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया में। इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये सब वहाँ किया जाता है दोस्तों, जैसे स्विट्जरलैंड हो गए, सब छोटे छोटे जो कंट्री है ना जहाँ की जनसंख्या आबादी ही 2-3-4 लाख से ज्यादा ना हो, वहाँ पे ये सब संभव है। वरना ये भारत जैसे इतने बड़े से देश में संभव नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये इसको बताने के लिए कह रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला ही कथन असत्य है दोस्तों। कह रहा है कि एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। तो नहीं,
ये भाषाई आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। कौन? इसके धर ने। कब दी थी? 1948 में इनका गठन, इस आयोग का गठन किया गया था, धर आयोग का, और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसके धर याद रखिए 1948 से रिलेटेड है, और इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक आधार बताया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया रमैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर दिया था। देखिए, इसी कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन लोग ने मिलकर 1948 में कमेटी बनाए और 1949 में अपनी रिपोर्ट जमा की जेवीपी में। और इसमें भी उन्होंने कहा कि राज्यों को अगर बंटवारा करना है, पुनर्गठन करना है, तो आप भाषाई आधार नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक है फजल अली आयोग, जिसने भारत में राज्यों का पुनर्गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, स्वीकार कर लिया था। और ये कब? 1953 में आया था, बनाया गया था फजल अली आयोग, और 1955 में ये आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया, जिसमें ये मान लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है, और ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि 45 नंबर कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। असल में हाँ, देख लेते हैं नहीं है तो कौन कौन से सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, तो बात सही है, इसमें राज्यों का संघ किया गया है। आर्टिकल 1 में, आपको याद नहीं होगा, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारत संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। तो ये पॉइंट सही है दोस्तों, दूसरा तो सही है। ठीक है, दूसरा सही है। यहाँ अगर राज्यों का संघ होगा तो ये भी सही हो जाएगा। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं इसमें आंसर बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। भारत संविधान में फेडरेशन यानी संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। हमारे संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यूएसए में जो वहाँ 50 स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जब चाहें जब अलग हो सकते हैं, वहाँ समझौते का परिणाम है। लेकिन भारत में समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। दूसरा, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। फिर से सुनिए कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसका क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता हो। और तीसरा पॉइंट, ये सी पॉइंट गलत है कि संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में उल्लेखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। बस यही गलत है। इसको थोड़ी देर में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना आवश्यक है। तो ये बात सही है कि भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अगला, ये क्यों गलत हुआ तो देखते हैं कि उल्लिखित प्रावधानों के बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन के लिए संविधान की अनुसूची 1 और 4 में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3 से संबंधित विधेयक साधारण बहुमत
कि कौन सा बहुमत, तो साधारण बहुमत एवं समान विधायी प्रक्रिया के तहत पारित करता है। तो साधारण बहुमत एवं समान विधायी प्रक्रिया के तहत पारित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। तो हरियाणा 1966 में हुआ था, हरियाणा राज्य बना था। नागालैंड 1963 में। गोवा 1987 में। गोवा कब बना था? 1987 में। महाराष्ट्र 1960 में। सिक्किम 1975 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हरियाणा कब बना? 1966 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। गोवा कब बना? 1987 में। महाराष्ट्र कब बना? तो 1960 में। सिक्किम कब बना? तो 1975 में। अगला प्रश्न देख लीजिए और इसमें बहुत सारे राज्यों के बारे में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र 1960 में बना। तो आप लोग एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य और क्रम। छत्तीसगढ़ का क्रम है 1 नवंबर को बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, और सब 2000 में बना था। तेलंगाना बना था जो कि 29वां राज्य बना था। ठीक है, देख लीजिए 1 नवंबर को बना था और 9 नवंबर को बना। पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड, झारखंड, और क्या हो गया? 1 का 3, ऐसे देख लीजिए 1 का 3 मतलब छत्तीसगढ़ का जो क्रम है वो 26 है, उत्तराखंड का 27, और झारखंड का 28। ठीक है, पहले 36 याद रख लीजिए, 36, फिर उत्तर याद रख लीजिए और फिर झार याद रख लीजिए और तेलंगाना को 29वां राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि दादर एवं नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। नहीं, ये दादर एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन नहीं था। पुडुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। नहीं, ये फ्रांस के अधीन था। ठीक है, और दादर नगर हवेली किसके अधीन था? तो ये पुर्तगाल के अधीन था। किसके अधीन? पुर्तगाल के अधीन। तो पुर्तगाल के अधीन था दादर एवं नगर हवेली, और पुडुचेरी था फ्रांस के अधीन। और पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। पुडुचेरी कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 3 राज्यों में। एक तो है तमिलनाडु, दूसरा है केरल और तीसरा है आंध्र प्रदेश। जो तमिलनाडु में है उसको कराईकल या पुडुचेरी कहते हैं। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। केरला में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम। तो आप लोग ये तीनों ही पॉइंट क्या करेंगे? याद रखेंगे कि तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में माहे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह भाग में रखा गया था? तो वो है भाग घ में रखा गया था। कौन से भाग में रखा गया था? तो भाग घ में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों के 4 भागों में विभाजित किया गया था। यानी कि उस वक्त 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी भाग था। कौन था? 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी भाग था। ठीक है, तो ये भाग घ में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 51 नंबर। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है। तो ये गलत है। बाकी सभी सही कह रहा है कि भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो ये भी पॉइंट सही है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, और ये पॉइंट गलत है। बाकी भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। तो भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन कौन सा है, ये देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। नहीं, संसदीय ब्रिटेन है और भारत अध्यक्षीय शासन अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका में शासन प्रणाली में अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ है? तो अमेरिका में। और संसदीय प्रणाली कहाँ है? तो ब्रिटेन में। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। ठीक है ना, ये है एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो संसदीय प्रणाली में क्या पाया जाता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसलिए कथन 3 हो जाएगा, यानी सी।
फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा, अगर ऊपर कोई नहीं समझे होंगे तो यहाँ से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ के समान है, तो ब्रिटेन के समान है। और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के समान है और लिया अपनाया गया है। और मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं संसद के सदस्य होते हैं एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अतः संसदीय शासन प्रणाली जो हुआ सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। और अध्यात्मक शासन प्रणाली अमेरिका से अपनाई गई है। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। ठीक है। अगला, गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है दोस्तों। क्यों? गणतंत्रात्मक प्रणाली में क्या होता है कि ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पता होगा कि एक रानी होती है, इसलिए। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, जबकि यहाँ वंशानुगत है ब्रिटेन में। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है क्या? नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तो ये भी बात सही है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखिए, हम भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। अतः भारत में राज्य सत्ता जनता में ही निहित होती है। संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन है। ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये पॉइंट सही है कि ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा पॉइंट गलत कह रहा है। ये ऐसी शासन व्यवस्था राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो बस ये पॉइंट गलत है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से जो कथन असत्य है वो ये है कि एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया नहीं। ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है। पहला कह रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। संसदीय प्रणाली को किससे जोड़ा गया है, तो गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। और लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। तो हाँ, लोकतांत्रिक गणतंत्र को क्या किया गया है, तो अपनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको सही उत्तर समझाना है। तो चलिए सही उत्तर बताइए। पहला कह रहा है कि भारत ने पंथ निरपेक्षता को की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया नहीं। भारत जो है पंथ निरपेक्षता को सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया है। दूसरा, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की है नहीं। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। एस आर बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। ठीक है, मान्य ठहराया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। ये पंथ निरपेक्षता एस आर बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। और लास्ट कह रहा है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये भी बात सही है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर। अगला 58 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है आप लोग को सही कथन। तो बताइए, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है क्या? नहीं। संवैधानिक अधिकार, हाँ सॉरी, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 326 में एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 326 के अनुसार मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा कह रहा है कि 61वां जब संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नहीं, पहले 21 वर्ष था। ये 61वां 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में होता है और 25 वर्ष पहले नहीं था, पहले 21 वर्ष था, जिसको घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और ये घटा के कब किया गया, 18 वर्ष 18 वर्ष 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए और उपयुक्त का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताइए। तो देखिए, पहले नंबर पे प्रभु संपन्न आ जाएगा, दूसरे पे कौन आ जाएगा, समाजवादी, और तीसरे पे पंथ निरपेक्ष, चौथे पे लोकतांत्रिक और पांचवे पे गणराज्य। ये क्यों ऐसा होता है, देख लीजिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से यह संविधान का अंग नहीं है, ये कहना गलत है, जबकि प्रस्तावना आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि वो संविधान का अभिन्न अंग है। और पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, पंडित नेहरू का जो उद्देश्य है वही उसी पर आधारित है प्रस्तावना, और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है, इस पे आप जाके केस नहीं कर सकते हैं। यानी प्रस्तावना की प्रकृति कैसी हो गई, तो न्याय योग्य नहीं हो गई। इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है, बिल्कुल इसका संविधान प्रस्तावना का संशोधन केवल एक बार किया गया है। 1946 2 सितंबर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 में निर्मित इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो सी गोपालाचारी थे शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि, जगजीवन राव थे श्रम मंत्रालय, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। तो सी राजा गोपालाचारी कौन थे, शिक्षा मंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, और जगजीवन राव श्रम मंत्रालय थे, श्रम मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 62 में कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। तो बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 को, और कितना, तो ये चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, और 13 दिसंबर को ही उद्देश्य का जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया था। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 13 दिसंबर को रखा। देखिए, संविधान सभा का कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का प्रस्तावना का आधार बन गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो 5वीं, और ये कब, तो 13 दिसंबर 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो 5वीं बैठक में। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान
को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा, ठीक है। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद और 13 कितना था अनुसूची जी? 13 अनुसूचियां थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? तो क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इसलिए 26 जनवरी को दिन लागू करने की बात किया गया था। इसका पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं तो चलिए जान लीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और ये कहा गया था कि दिसंबर 1929 में तो अधिवेशन हुआ, तो बोला गया कि नेक्स्ट ईयर यानी 26 जनवरी को 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा। मैंने 1930 से लेके 1947 तक के जनवरी तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु हुआ क्या कि भारत को आजादी मिला 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता हो गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, जिसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को मतलब कि भूल न जाए कि 26 जनवरी को भी कुछ इंपॉर्टेंट था, उसके वजह से संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और तब से हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। तो इसलिए नहीं भूलने के लिए कि हम लोग 26 जनवरी को ना भूलें। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है। यह आइवर जेनिंग्स का कथन था। आइवर जेनिंग्स का कथन क्या था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो यह आइवर जेनिंग्स का कहना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तब वो कहे थे ऑस्टिन ने। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो वो कहे थे ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और चीज याद रख लीजिए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेन बिले ऑस्टिन का था और यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य हैं? तो वो कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और एन गोपालास्वामी थे। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मैंने इसे पूरा याद करवा रखा हूँ, तो फिर दोबारा याद कराने का मतलब नहीं है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है ना। इसमें देख लीजिए कि जब मौलिक अधिकारों और सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। मैं इसको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। देखिए, संविधान सभा द्वारा एक मौलिक अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति किया गया, जिसके दोनों ही अध्यक्ष कौन थे? दोनों के तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन अब ये जो मौलिक अधिकार था, इसका भी उप समिति बनाया गया था, उप समिति। और जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक का भी एक उप समिति बनाया गया था, जिसके थे एच सी मुखर्जी थे। कौन थे? एच सी मुखर्जी अध्यक्ष थे। 78 नंबर, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण
भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से देश के संविधान से ली गई। तो यूएसएसआर से लिया गया। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, जो कि कनाडा। भारतीय संविधान के राज्यों की संघ की संकल्पना का प्राप्त किया तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ये नॉर्थ अमेरिका अधिनियम का मतलब ये हुआ उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये नहीं, यूएसए का भाग उत्तरी नहीं, बल्कि नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट में कनाडा देश से लिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 1 फिर से इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 भारत राज्यों का संघ बताता है। अगला सवाल कि भारत संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से लिया गया। 69 में भी पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल है। और ये डीपीएससी भाग 4 में है और 36 से 51 तक में है। 36 से 51 तक में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा। तो चलिए हम मिलान है ही। तो मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार किसका अधिकार पत्र है? तो अमेरिका। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया, माने आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार किससे लिया गया? तो ब्रिटेन संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कनाडा से। और मंत्रिमंडलीय सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर याद कर लीजिए कि मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका की अधिकार पत्र से। और राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध से कनाडा का संविधान लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो वो है भाग 11 अध्याय 1। और भाग 11 और अध्याय 2 प्रशासनिक से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के विधायी संबंध के बारे में कह रहा है। तो विधायी संबंध है भाग 11 और अध्याय 1। और अगर भाग 11 अध्याय 2 की बात करें तो वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता कहाँ है? भाग 2 में। संघ राज्य क्षेत्र भाग 10 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 10 में है। नगर पालिकाएं भाग 9 के ए में है। और निर्वाचन भाग 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 9 के ए में नगर पालिका, भाग 10 में संघ राज्य क्षेत्र और भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है? तो भाग 13 में। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है? तो भाग 13 में। ठीक है, और अनुच्छेद 301 जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 86 नंबर, कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो पहली। 87 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, पहली जो अनुसूची है उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, विस्तार का ब्यौरा है। और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में क्या है? तो सभा में स्थानों का आवंटन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इसमें से सही उत्तर चुनने कह रहा है। तो कौन सा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रारूप। तो ये है
तो संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रारूप यह है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी प्रारूप है संविधान की तीसरी अनुसूची में। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में किसमें क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। आर्टिकल 3 में क्या क्या है? तो आर्टिकल 3 में है कि जितने भी संघ के मंत्री हैं उनके पद का शपथ का प्रारूप है आर्टिकल 3 में, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्चतम कह रहा है हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुसूची तीसरी अनुसूची में है, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी अनुसूची 3 में है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान को तीसरी अनुसूची या शपथ के प्रारूप से संबंधित इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद है। कौन सा? संघ के मंत्री, संघ के निर्वाचन के अभ्यर्थी और संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, और किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि अनुसूची 3 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। 90 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये दोस्तों 1774 में स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में देखिएगा तो इस अधिनियम में के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में नहीं बल्कि 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो ये बात सही है। कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। दोस्तों यही वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया था। 92 नंबर देख लीजिए कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो ये बात सही है कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे व्यापार संबंधी प्रावधान दिया गया। नहीं, इसको व्यापार संबंधी प्रावधान नहीं बल्कि राजनीतिक संबंधी प्रावधान दिया गया था। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन, जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था उस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको नियंत्रण मंडल कहते हैं, नाम से एक नया निकाय बनाया गया और उनका गठन किया गया जिसको राजनीतिक प्रबंधन के लिए कार्य सौंपा गया था। दूसरा कह रहा है, अगला कह रहा है कि राजनीतिक संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में सौंपा गया। नहीं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको व्यापार का कार्य दिया गया, माने व्यापार संबंधी कार्य कौन देखता? तो वो देखता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता राजनीतिक संबंधी प्रावधान देखता। तो राजनीतिक संबंधी प्रबंधन कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और व्यापार संबंधी प्रबंधन कौन कर रहा था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। लास्ट कह रहा है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो ये भी बात सही है कि जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें और विचार करके आपको सही कथन के बारे में बताइए।
तो देखते हैं सही कथन कौन है। इसमें सारा सही सही कथन है कि 1793 का अधिनियम, ये चार्टर अधिनियम के बारे में कहा था, तो 1793 में आया, हर 20 साल पे आता था दोस्तों। देखिए सारा से सही है, ठीक है ना, इसमें कोई गलत है नहीं। ये ऐसी क्वेश्चन दे दिया है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। निम्नलिखित में से आप लोग को अब बताना है कि कौन सा असत्य है। तो 1813, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों सही है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो ये बात सही है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई मिशनरी भारत में आए थे। ये करा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, नहीं, ये पूर्णतः की बात किया जाए तो 1833 में समाप्त किया गया था। लेकिन 1813 में एक चाय और चीन का व्यापार छोड़ के, ये चीनी नहीं है, चीन है, मैंने चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार था ब्रिटेन को, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन और इंडिया में सिर्फ चाय का व्यापार कर सकता था जिसका एक अधिकार था। इस वजह से ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। ये बात सही था कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आया तो जो गवर्नर जनरल का परिषद था, कार्यकारी परिषद, उसमें एक और सदस्य जोड़ा, चौथा सदस्य जोड़ा, जो विधि सदस्य के रूप में था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, तो उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। 95 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कि चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। इसमें से ये कथन दोस्तों सही नहीं है कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया, नहीं दोस्तों। ये 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा नहीं, बल्कि 1892 के भारत शासन परिषद में, मतलब ये जो 1892 का आया था भारत परिषद, उसमें भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया। बाकी 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो तीनों संबंधित है। जैसे चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, तो ये बात सही है कि चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसके बाद कोई भी चार्टर नहीं आया था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। तो ये भी बात सही था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये भी बात सही है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। 96 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए। तो पहला और तीसरा तो सही हो गया। कह रहा है पहला कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव नामक एक नया पद जोड़ा गया। सही बात है कि जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो भारत का राज सचिव नामक एक पद का सृजन किया। और तीसरा कह रहा है कि गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसको अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय कैनिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रथम वायसराय बनाया गया, नहीं, प्रथम वायसराय कैनिंग बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का क्या कहानी है, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे 1833 में। और दूसरा कह कि कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड कोर्ट ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी, नहीं किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है और सत्य पूछ रहा है कि दूसरा सत्य है। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने का भी शक्ति प्राप्त हुआ। तो बजट पर दोस्तों बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था 1892 में, न कि 1909 में। तो कोई भी पूछे आज के बाद से कि बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई, तो बताइएगा 1892 में। और इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा। और यह अधिनियम मॉन्टेगू चॉम्स्फोर्ड सुधार के नाम से नहीं
बल्कि मार्लियामेंटो के सुधार से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल सी ऑप्शन असत्य है। बाकी फिर से देख लेते हैं, इस बार कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कौन सा अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें कहता है कि भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया उसमें भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम में क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। और इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई नहीं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो ये भी बात सही है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन से हैं और पढ़ लीजिएगा। आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो प्रांतीय स्वायत्ता सही है। प्रांतों में द्वैध शासन आपको बताया गया था 1919 में आया है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आया। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के टाइम पे आया। और संघीय व्यवस्था 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। और संघीय न्यायालय जो भी संघ आएगा वो सब 1935 में आएगा। तो संघीय व्यवस्था 1935, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, संघीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। तो इस तरीके से केवल 1, 3, 4, 5 और प्रांतों में जो है शासन प्रांत है तो 1919। तो इस तरीके से दोस्तों ये 100 क्वेश्चन सेट खत्म हो गया दोस्तों। इतना ही था, देख लीजिए इतना ही था। अब नेक्स्ट जो 11 नंबर टॉपिक होगा जो इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे कम आर्टिकल वगैरह देख के आइएगा। ठीक है, तो आप लोग को मिलते हैं डे 11 में हम लोग। तो इस सारे तरीके से हम लोग सारा सेट डे 46 तक हम लोग कर लेंगे। आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं। लेता हूँ आप लोग से विदा। अब अगले वीडियो में जो मिलेंगे अगले पीडीएफ के साथ, जो नया पीडीएफ होगा जो सर के द्वारा A4 शीट आता है उस पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को वही मेरा वीडियो शेयर करें। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।